जिस्मांशी गोस्वामी फ्रॉम द बायोसाइंस अरीना। आज की इस वीडियो में हम सदन ब्लॉटिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ब्लॉटिंग क्या होता है। तो जैसे कि हमें पता है हम डीएनए आरएनए प्रोटीन को अलग अलग यानी कि सेपरेट कराते हैं इनके फ्रेगमेंट्स को इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से। अब इलेक्ट्रोफोरेटिक जेल पे जो हमारे ये बैंड आते हैं इनको हम ट्रांसफर करा देते हैं एक स्पेसिफिक मेम्ब्रेन पे। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्लॉटिंग बोल देते हैं। अब भाई ये ब्लॉटिंग क्यों कराना जरूरी है, हम जो ये ट्रांसफर करा रहे हैं जेल से मेम्ब्रेन पे क्यों जरूरी है, क्योंकि हम डायरेक्टली जेल से स्टडी नहीं कर सकते इन फ्रेगमेंट्स की, क्योंकि जो जेल होता है बहुत ज्यादा फ्रेजाइल होता है और ये खराब भी हो सकता है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि एक ऐसे सपोर्ट पे हम ये सारे बैंड को ट्रांसफर कर दें ताकि इजी टू हैंडल हो जाए और आगे हम इजीली स्टडी कर पाए। तो इसी चीज को हम प्लॉटिंग बोल देते हैं। अब ये जो प्लॉटिंग होता है अलग अलग तरीके का होता है। कैसे, एक होता है आपका सदन प्लॉटिंग जो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें क्या होता है, आप ट्रांसफर कराते हो डीएनए मॉलिक्यूल का, ठीक है, डीएनए फ्रेगमेंट्स का ट्रांसफर कराते हो मेम्ब्रेन पे। दूसरा होता है आपका नदन प्लॉटिंग। नदन प्लॉटिंग में हम क्या करते हैं, नदन प्लॉटिंग में हम आरएनए का ट्रांसफर कराते हैं एक स्पेसिफिक मेम्ब्रेन पे। देन उसके बाद तो तीसरा आपका आता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉटिंग में क्या बचा अब आपका, अब हमारा बचा प्रोटीन। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग में हम प्रोटीन को ट्रांसफर कराते हैं मेम्ब्रेन पे। अच्छा, इसके अलावा एक और होता है आपका ईस्टर्न ब्लॉटिंग। इस पे हम क्या करते हैं, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ट्रांसलेशन के बाद जब प्रोटीन बनता है, ट्रांसलेशन के बाद भी कुछ आपके मॉडिफिकेशन होते हैं, तो उसके लिए हम ईस्टर्न ब्लॉटिंग का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, तो आज हम जानेंगे सदन ब्लॉटिंग के बारे में। देन अपकमिंग वीडियोस में हम इन सभी के बारे में भी एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो अब ये कैसे किया जाता है, तो प्रोसीजर जानने का कोशिश करते हैं। ये हमारा जीनोमिक डीएनए है जो आइसोलेट किया गया है। अब ये जो हमारा जीनोमिक डीएनए है इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से, जो कि एक एंजाइम होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस की मदद से हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। ये जो एंजाइम होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये डीएनए के बीच में जाके कट करता है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे जाके, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे इस पूरे जीनोमिक डीएनए के छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, फ्रेगमेंट हो जाते हैं। अब इनको अगला स्टेप होता है ना, हमें सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं। बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में अब ये क्या होता है, जो हमारे डीएनए होते हैं ये सेपरेट आउट हो जाते हैं। और ये किस तरीके से होते हैं, जो बड़ा फ्रेगमेंट होता है वो पीछे रह जाता है और जो छोटा वाला होता है वो आगे हमें दिखता है। तो इस बेसिस पर हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को अलग कर लेते हैं। अब उसके बाद ये जो हमारा डीएनए होता है ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, इसको हमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में भी तो कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कराने के लिए हम एल्कलाइन सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। ये जो एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है बेसिकली ये क्या करता है, इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को डीनेचुरेट कर देता है और ये सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग हम डीएनए का यानी कि ट्रांसफर हम डीएनए का करा रहे हैं, तो इसलिए हम इसको सदन ब्लॉटिंग बोल देंगे, सिंपल है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये जो हमारा जेल है, ये हमारा फॉर एग्जांपल ये मेरा जेल है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन है। तो अब जेल पे जो मेरे डीएनए फ्रेगमेंट हैं उनको मैं ट्रांसफर करा दूंगी एज इट इज किस पर, मेम्ब्रेन पे एक प्रेशर अप्लाई करके, ठीक है। तो बिल्कुल डिक्टो कॉपी, या मैं बोलूं जितने भी जो आपके डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं वो बफर की मदद से हमारे मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर हो जाते हैं। कुछ इस तरीके से ये पूरा सेटअप किया जाता है, इसको डिटेल में अभी हम देखेंगे, ठीक है। अब ये मेम्ब्रेन पे ऐसे करके ये हमारे पूरे डीएनए फ्रेगमेंट हो गए हैं क्या, ट्रांसफर। ये हमारा फॉर एग्जांपल नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा, अब हमारे पास ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए तो आ गया मेम्ब्रेन पे। अगला स्टेप क्या होता है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि भाई मेरा जो डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है वो कहाँ है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे अगर बोलूं, मेरा जो डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है उसका सीक्वेंस मुझे पता है कि क्या हो सकता है, AGT A A C हो सकता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है।
तो अब मैं क्या करूंगी, इसमें डालूंगी प्रोब। ठीक है, अब अपने नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन मैं किससे ट्रीट कराऊंगी, प्रोब से। अब ये प्रोब क्या होता है, तो प्रोब आपके सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं। मुझे अपना डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट का सीक्वेंस पता है, तो इसी के कॉम्प्लीमेंट्री में यहाँ पर प्रोब डालूंगी, तो मुझे पता है इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा। एडेनिन के साथ कौन बाइंड अप होता है, टी, जी के साथ सी, और टी के साथ आपका ए के साथ टी, देन टी और जी। ठीक है, तो ये मेरा हो गया प्रोब। ठीक, अब ये प्रोब को जैसे ही मैं अपना इसमें डालूंगी, तो अब ये प्रोब मेरे जो डिजायर्ड डीएनए सीक्वेंस है उसके साथ जाकर बाइंड अप हो जाएगा। इतनी सी बात है। तो जैसे मान लीजिए ये मैंने प्रोब डाला है, तो ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ जाकर बाइंड अप हो गया है। अब उसके बाद लास्ट स्टेप बचता है कि मैं अब इनको आसानी से डिटेक्ट कर सकती हूँ। तो ये इस तरीके से पूरा प्रोसेस किया जाता है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब ये डीएनए का ट्रांसफर आपके जेल से मेम्ब्रेन पे कैसे कराया जाता है, तो कुछ इस तरीके का सेटअप होता है। अब आप इसमें देख सकते हो एक बॉक्स के अंदर हमने बफर डाला हुआ है। ठीक है, बफर जैसे कि आपका सैलाइन सोडियम सिट्रेट। देन उसके बाद हमने क्या करा है, अपना जेल को डाला है। ठीक है, ये हमारा क्या है, जेल है। जेल के ऊपर हमने अपना मेम्ब्रेन रखा है, जैसे कि नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन या नाइलॉन मेम्ब्रेन, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहो। देन उसके बाद उस इसके ऊपर कुछ हमें वेट रखना पड़ता है, ताकि प्रेशर पड़े, जितना प्रेशर पड़ेगा उतनी अच्छे तरीके से ट्रांसफर हो पाएगा। ठीक है, तो स्टेप पेपर या पेपर टाल का इस्तेमाल किया जाता है, और उसके ऊपर सबसे ऊपर हम वेट रखते हैं ताकि प्रेशर क्रिएट हो। अब ये जो आपका बफर होता है, जनरली क्या है, ये बफर धीरे धीरे करके ये ऊपर जाता है, और ये जेल में जो डीएनए होता है, डीएनए फ्रेगमेंट होता है, बफर के साथ ये डीएनए फ्रेगमेंट मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर हो जाता है। कुछ इस तरीके से हमारा सदर्न ब्लॉटिंग किया जाता है। आई होप आपको ये पूरा सेटअप अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह की ब्लॉटिंग को हम बोलते हैं कैपिलरी ब्लॉटिंग। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें जो ट्रांसफर हो रहा है डीएनए का, नीचे से ऊपर की तरफ कराया जा रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना है, जो हम जेल को प्लेस करते हैं वो नीचे करेंगे, एगरोस जेल को हम नीचे प्लेस करेंगे, देन उसके ऊपर हम मेम्ब्रेन रखते हैं, ताकि जो ट्रांसफर होगा वो नीचे से ऊपर इस तरीके से होगा, है ना। तो ये हमारा सेटअप होता है। इस तकनीक में ब्लॉटिंग में पीवीडीएफ मेम्ब्रेन इस्तेमाल किया जाता है, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन और नाइलॉन मेम्ब्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो हम प्रोब का इस्तेमाल करते हैं, जनरली ये शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस होते हैं, जो कि 100 से 500 बेस पेयर तक होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, एज आई टोल्ड यू। देन उसके बाद हम इसको विजुअलाइज करने के लिए, अब हमें कैसे पता चलेगा, फॉर एग्जांपल ये हमारा डीएनए फ्रेगमेंट था, इससे जाकर प्रोब अटैच हो गया। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर जाकर हमारा प्रोब अटैच हुआ है, तो इसीलिए हम इस प्रोब के साथ कुछ ना कुछ लेबल कर देते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि अच्छा हमारा प्रोब यहाँ पर जाकर अटैच हुआ है, तो डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट हमारा इधर साइड है। तो ये जो हम लेबल करते हैं, ये हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप का भी इस्तेमाल करते हैं लेबलिंग के लिए, जैसे कि आपका ये H3 हो गया, S35 हो गया, या फिर P32। ठीक है, ये लेबल्ड आइसोटोप्स होते हैं। देन हम फ्लोरोसेंट कंपाउंड या कलरी का भी इस्तेमाल करते हैं, प्रोब के साथ हम अटैच कर देते हैं, जैसे कि बायोटिन, डिजिटॉक्सिन होता है। तो अगर हमने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया है, तो हम विजुअलाइज करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑटो रेडियोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमने फ्लोरोसेंट कंपाउंड या कोई भी कलरी कंपाउंड यूज किया है, तो हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, केमी ल्यूमी मिसेंस का इस्तेमाल करते हैं, कि अगर हमारा ये जो प्रोब है जहां पर जाकर बाइंड हुआ है, तो ये कलर एमिट करता है, लाइट एमिट करता है, जिसकी वजह से हमें हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल जाता है। और ये जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये किस किस के बीच में है, डीएनए और डीएनए के बीच में ही तो है। ठीक है, तो ये डीएनए डीएनए डुप्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। डिस्कस किया, इसको एक सॉलिड सपोर्ट की जरूरत होती है। मेम्ब्रेन जो हम इस्तेमाल करते हैं, नाइलॉन मेम्ब्रेन, पीवीडीएफ मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट कॉमनली नाइट्रोसेल्यूलोज का इस्तेमाल किया जाता है।
ये जो टेक्निक है ये डेवलप की गई थी एडवर्ड एम सदर्न ने, और इन्हीं के नाम पर सदर्न ब्लॉटिंग नाम रखा गया। 1975 की ये बात है। ठीक है, अब ये इस्तेमाल किया जाता है डीएनए फ्रेगमेंट में जो आपके जीन्स होते हैं उनको एनालाइज करने के लिए। अच्छा, इसमें अभी हमने देखा डीएनए डीएनए का हाइब्रिड बन रहा था, है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। देन उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो ये जो टेक्निक होती है ये किस पर बेस है, इट इज बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल बाय एगरोस इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ इट स्पेसिफिक लेबल्ड प्रोब। तो क्या था हमारा पूरा प्रोसेसर, पहले हमने टोटल जीनोमिक डीएनए को आइसोलेट किया, आइसोलेट करने के बाद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से हमने उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स किए। देन उसके बाद हमने एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से उनको सेपरेट किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। देन उसके बाद हमने सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट को नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर किया फ्रॉम जेल। देन डिजायर्ड डीएनए बैंड को डिटेक्ट करने के लिए हमने डीएनए प्रोब का इस्तेमाल किया, जो कि उसी डीएनए फ्रेगमेंट के साथ जाकर हाइब्रिडाइज होगा जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। इस तरीके से हम ये पूरा प्रोसेस करते हैं। ये जो हमारा सदर्न ब्लॉटिंग है भाई, हम इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जैसे कि अभी हमने देखा है कोई भी स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसकी मदद से कोई भी अगर जेनेटिक डिसीज है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो डायग्नोस भी हम कर सकते हैं। इसी के साथ कोई भी आपका म्यूटेशन होता है या फिर जीन रीअरेंजमेंट होता है डीएनए सीक्वेंस में, वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आरएफएलपी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। देन उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी इसका रोल होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जनरली हम किसके लिए इस्तेमाल किए करते हैं, पैटर्निटी टेस्ट को जानने के लिए। तो ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।